नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर गैसियस स्टेट में आज हम काइनेटिक गैस इक्वेशन की स्टडी करेंगे, अर्थात गैसों के अणुगति समीकरण का अध्ययन करेंगे। गैसों के लिए अणुगति समीकरण या काइनेटिक गैस इक्वेशंस को हम किस तरह से डिराइव करते हैं। माना एक घनाकार बॉक्स है जिसके अंदर गैस उपस्थित है। इस बॉक्स की जो भुजा की लंबाई है वो L है, यानी सभी भुजाएं समान होंगी और उसकी लंबाई L होगी। ठीक है। गैस के अंदर जो अणुओं की संख्या है वो N है, टोटल N मोल अणु उपस्थित हैं और एक अणु का जो द्रव्यमान है वो m ग्राम है। अणुओं का जो माध्य वेग है, यानी अणु Vx वेलोसिटी से गति करते हैं, अर्थात Vx सेंटीमीटर पर सेकंड इनका माध्य वेग है। अब कोई एक अणु पात्र की दीवार A से टकराता है और टकरा के वापस दीवार B की ओर लौट जाता है। तो जब A से टकराता है तो यह पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर करता है, यानी जो टक्कर होगी वो कम्प्लीटली इलास्टिक होगी, यानी टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात संवेग सुरक्षित रहेगा, यानी ऊर्जा सुरक्षित रहेगी। अगर हम टक्कर से पूर्व संवेग देखें तो टक्कर से पूर्व हमारा संवेग mvx होगा, यानी m अणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान और vx उसका माध्य वेग। तो टक्कर से पूर्व एक अणु का जो संवेग होगा वो mvx होगा और टक्कर के पश्चात, क्योंकि जब a vx वेलोसिटी a से टकराता है तो वापस लौटता है तो उसकी वेलोसिटी माइनस vx होगी। तो टक्कर के बाद संवेग क्या होगा? माइनस mvx। तो टोटल संवेग में परिवर्तन हमारा mvx माइनस mvx इक्वल टू हमारा क्या होगा? 2mvx। अब पात्र की दीवार A और B के मध्य की दूरी, यानी हम देखें यहाँ पात्र की दीवार A और B है, ये A और B है, तो इन दोनों के बीच की दूरी जो है, लेंथ है, वो हमारी क्या है? L। तो पात्र की दीवार के मध्य की दूरी क्या है? L है। अब अणु एक टक्कर करता है, यानी पहले दीवार A से टक्कर करेगा, L दूरी तय करेगा और वापस लौटेगा तो L दूरी तय करेगा। तो एक टक्कर में तय की गई दूरी L प्लस L इक्वल टू 2L होगी। ठीक है। अब गैस के एक अणु द्वारा Vx दूरी तय करने में, अभी हमने देखा कि जो अणु जो है उसकी वेलोसिटी क्या है? Vx पर सेकंड, अर्थात एक सेकंड में वो कितनी दूरी तय करता है? Vx। तो हम क्या कह सकते हैं? गैस के अणु द्वारा Vx दूरी तय करने में लगा समय, Vx दूरी तय करने में लगा समय हमारा कितना है? 1 सेकेंड। या गैस के अणु द्वारा 2L दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 2L अपॉन Vx सेकेंड। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक टक्कर में लगा समय हमारा क्या होगा? 2L अपॉन Vx सेकेंड। अब एक सेकंड में टक्करों की संख्या निकालें हम तो इसका उल्टा हो जाएगा। एक सेकंड में टक्करों की संख्या हमारी क्या हो गई? Vx अपॉन 2L, यानी एक टक्कर में लगा समय है 2L अपॉन Vx सेकंड, तो एक सेकंड में टक्करों की संख्या Vx अपॉन 2L, इसका उल्टा हो गया। अब चूंकि एक टक्कर में संवेग में परिवर्तन हमारा अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, वो क्या था? 2mvx, पिछली स्लाइड में देखा। तो एक सेकंड में अणु द्वारा पात्र की दीवार A पर टक्कर करता है तो जो संवेग परिवर्तन होगा वो क्या होगा? एक टक्कर में संवेग हमारा कितना है? 2mvx संवेग परिवर्तन, और दूरी जो तय की है Vx अपॉन, और एक सेकंड में टक्करों की संख्या हमारी क्या है? Vx अपॉन 2L। तो टोटल एक सेकंड में संवेग परिवर्तन कितना हो गया? mvx स्क्वायर अपॉन L। अब अणु यहाँ दीवार A से टकराने के पश्चात दीवार B से भी टक्कर करेगा, यानी A से टक्कर करेगा और एक से टक्कर करके वापस लौट के B से भी टक्कर करेगा। तो एक सेकंड में अणु के संवेग में परिवर्तन क्या हो गया? mvx स्क्वायर अपॉन L प्लस mvx स्क्वायर अपॉन L, अर्थात 2mvx स्क्वायर अपॉन L। चूँकि अणु संपूर्ण बॉक्स में टक्कर कर सकता है ना, पूरे बॉक्स में कहीं भी टक्कर कर सकता है, और बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए हमारे 3 अक्ष होते हैं, x y z। तो अणु क्या है? तीनों एक्सेस है, x y और z पर टक्कर कर सकता है। तो एक सेकंड में
एक अणु द्वारा संवेग परिवर्तन क्या हो गया, तीनों एक्सिस पर टक्कर करने के कारण 2mv(x)² अपॉन एल प्लस 2mvy² अपॉन एल, यहाँ y होगा 2mvy² अपॉन एल प्लस 2mvz² अपॉन एल। तो यह हम ही कह सकते हैं 2m अपॉन एल हमने कॉमन निकाल लिया, vx² प्लस vy² प्लस vz², vx² प्लस vy² प्लस vz² इक्वल टू होगा हमारा v², रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो हमारा संवेग परिवर्तन क्या हो गया, 2mv² अपॉन एल। ठीक है, यहाँ v हमारा क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वर्ग माध्य मूल वेग है। अब चूंकि बॉक्स में कितने n अणु हैं, अतः 1 सेकेंड में कुल संवेग परिवर्तन क्या हो गया, 2mnv² अपॉन एल। अब हम जानते हैं बल, ये संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, बल, फोर्स। तो F इक्वल टू हमारा क्या होगा, 2mnv² अपॉन एल। और दाब हम जानते हैं, दाब क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ हम फोर्स की वैल्यू हमने निकाली 2mnv² और एरिया है हमारा 6l²। ठीक है, तो यानी एक फेज जो है क्यूब की, एक फेज का एरिया l इंटू एल, l² है। और चूंकि 6 फेस हैं तो बॉक्स के मतलब कुल एरिया क्या हो गया हमारा 6l²। तो हम 6 एरिया और फोर्स की वैल्यू हम इसमें रखें तो P इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 2mnv² अपॉन एल इंटू 6l²। या हम ये कह सकते हैं 2/6 mnv² अपॉन l³। यहाँ ये 6 से 2 कैंसिल हो, 3 बचता है, तो 1/3 डॉट mnv² अपॉन l³। l³ हमारा क्या है, वॉल्यूम। तो हम क्या कह सकते हैं, P इक्वल टू 1/3 mnv² अपॉन कैपिटल V। यहाँ कैपिटल V वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल v VRMS को, यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को। तो हम क्या कह सकते हैं, PV इक्वल टू 1/3 mnv²। यह हमारी गैसों की अणुगति समीकरण कहलाती है। अब गैसों की अणुगति समीकरण से हम गैस नियमों की व्युत्पत्ति भी कर सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले करें, बॉयल लॉ लें, बॉयल नियम की व्युत्पत्ति करें। अणुगति समीकरण से हम जानते हैं PV इक्वल टू 1/3 mnv²। अभी हमने देखा, या हमें इसको 2 से ही गुणा कर लें और 2 से ही भाग दे दें तो क्या होगा हमारा, PV इक्वल टू 2/3 डॉट हाफ mnv²। हाफ mnv² हमारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो औसत गतिज ऊर्जा है, तो PV इक्वल टू हमारा क्या होगा, 2/3 डॉट ke। ठीक है, अब हम जानते हैं औसत गतिज ऊर्जा परमताप के समानुपाती होती है, अर्थात ke प्रोपोर्शनल टू t होगा। या हम ये कह सकते हैं ke इक्वल टू kt। तो हम ke की वैल्यू इस इक्वेशन में रखें, तो ke की वैल्यू इस इक्वेशन में रखने पर हमें क्या मिलेगा, PV इक्वल टू 2/3 kt। अब t कांस्टेंट हो तो kt भी कांस्टेंट होगा, तो हम क्या कह सकते हैं, PV इक्वल टू कांस्टेंट या P प्रोपोर्शनल टू 1/v, जो कि हमारा बॉयल नियम है। तो इस तरह से हम अणुगति समीकरण से बॉयल नियम की व्युत्पत्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चार्ल्स नियम की व्युत्पत्ति। अभी हमने देखा PV इक्वल टू 2/3 kt है। यहाँ या हम ये कह सकते हैं P इक्वल टू 2/3 kt अपॉन P। अगर हम P कांस्टेंट कर दें, दाब नियत कर दें, तो 2/3 अपॉन 2/3 के अपॉन P, ये वैल्यू जो है हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, V अपॉन T इक्वल टू कांस्टेंट या V प्रोपोर्शनल टू T, जो कि चार्ल्स नियम को बताता है। अणुगति समीकरण से हम अब आदर्श गैस समीकरण की व्युत्पत्ति भी कर सकते हैं। अभी हमने देखा PV इक्वल टू क्या होता है, 2/3 kt। अब हम 2/3 k की जगह हम एक नया कांस्टेंट रख दें, गैस कांस्टेंट R। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, PV इक्वल टू RT। ये इसके लिए n मोल के लिए, अगर n मोल प्रेजेंट, 1 मोल के लिए अगर n मोल प्रेजेंट है तो हमारा क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू nRT, जो कि आदर्श गैस समीकरण को व्यक्त करती है। नेक्स्ट ले हम अवोगाद्रो नियम की व्युत्पत्ति। हम आदर्श काइनेटिक गैस इक्वेशन से अवोगाद्रो नियम की व्युत्पत्ति भी कर सकते हैं। अगर 2 गैसें हैं जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है, वर्गमाध्य मूल वेग v1 और v2 है, तथा गैस में मोल्स की संख्या n1 और n2 है। यदि इन दोनों गैसों का ताप, दाब और आयतन समान हो तो अणुगति समीकरण से PV इक्वल टू क्या हो गया, 1/3 m1 n1 v1 स्क्वायर
और दूसरी गैस के लिए पी वी इक्वल टू 1/3 m2n2v2 ठीक है। अब दोनों तरफ पी वी समान है तो हम क्या कह सकते हैं 1/3 m1n1v1 इक्वल टू 1/3 m2n2v2। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई। अब गैसों का ताप समान हो तो औसत गतिज ऊर्जा भी समान होगी, यानी अगर के ई इक्वल टू हमारा होता है के टी, अगर ताप समान है तो के ई भी समान होगा, और के ई हमारी क्या है हाफ एम वी स्क्वायर, तो हम क्या कह सकते हैं हाफ m1v1 इक्वल टू हाफ m2v2। ये इक्वेशन हमारी 2 हो गई। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दें, समीकरण 1 में हम समीकरण 2 का भाग दें तो हाफ 1/3 m1n1v1 इक्वल टू 1/3 m2n2v2 अपॉन हाफ m1v1 इक्वल टू हाफ m2v2। 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया, m1 से m1 कैंसिल हुआ, v1 स्क्वायर से v1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसी तरह से हाफ से हाफ कैंसिल, और v1 स्क्वायर से हाँ ये v1 स्क्वायर से v1 स्क्वायर कैंसिल, v2 स्क्वायर से v2 स्क्वायर कैंसिल। तो इस तरह से अब हमारे पास क्या बचता है n1 इक्वल टू n2, जो कि अवोगाद्रो नियम को व्यक्त करता है। नेक्स्ट ले हम ग्राम का विसरण नियम, ग्राम डिफ्यूजन लॉ। काइनेटिक गैस इक्वेशन ग्राम डिफ्यूजन लॉ को भी समझा सकते हैं, व्युत्पत्ति कर सकते हैं। कैसे? काइनेटिक गैस इक्वेशन से अभी हमने पढ़ा है कि पी वी इक्वल टू हमारा 1/3 mn_v² होता है, या हम ये कहें v² इक्वल टू 3 pv/mn। mn जो है n अणुओं की संख्या और m एक अणु का द्रव्यमान, तो टोटल गैस का द्रव्यमान क्या हो गया mn, जो कि जिसे हम कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। तो mn की जगह हम कैपिटल M रखें तो v² इक्वल टू हो गया 3 pv/M, या हम ये कह सकते हैं v इक्वल टू 3 pv/M, या v इक्वल टू 3 p/d, क्योंकि v/M हमारा क्या कहलाएगा, m/v, द्रव्यमान अपॉन आयतन हमारा डेंसिटी कहलाता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन डेंसिटी है। तो हमारा v/m हो गया 1/d, यहाँ d डेंसिटी है, तो हम v/m की वैल्यू रख दी, 1/d रख दी, तो हमारा क्या इक्वेशन मिली v इक्वल टू 3p/d √3p/d। दो गैसों के लिए हम लें C1 इक्वल टू हमारा हो गया 3p/d1 और C2 हमारा हो गया 3p/d2, यानी v1। अब v1/v2 यानी, या हम इसको C1/C2 भी कहें, इक्वल टू क्या हो गया √d2/d1। या अब हम जानते हैं कि R1 प्रोपोर्शनल टू v1, या हम कहें R1 प्रोपोर्शनल टू C1, यहाँ C या V जो कि है हमारी CRMS या VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो हम कह सकते हैं v1/v2 इक्वल टू R1/R2। तो यहाँ हमने इसकी वैल्यू रखी, तो वैल्यू रखने पर क्या हो जाएगा R1/R2 इक्वल टू √d2/d1, जो कि हमारी ग्राम डिफ्यूजन लॉ को व्यक्त करती है। अब हम काइनेटिक गैस इक्वेशन से गतिज ऊर्जा और ताप में संबंध बता सकते हैं। काइनेटिक गैस इक्वेशन हमारा होता है पी वी इक्वल टू 1/3 mn_v², या पी वी इक्वल टू 2 से ही हम गुणा कर ले, 2 से ही भाग देंगे तो 2/3 डॉट हाफ mn_v², हाफ mn_v² हमारा होता है काइनेटिक एनर्जी के ई, तो पी वी इक्वल टू 2/3 डॉट के ई, या के ई इक्वल टू 3/2 पी वी। अब आदर्श गैस समीकरण से हम जानते हैं एक मोल गैस के लिए क्या होगा पी वी इक्वल टू RT, तो यहाँ पी वी की जगह हम RT रख दें तो के इक्वल टू क्या होगा 3/2 RT। अगर हमारा 3/2 और R जो कि गैस कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो हम क्या कह सकते हैं के ई प्रोपोर्शनल टू टी। यह गतिज ऊर्जा और ताप में संबंध बताता है, अर्थात गैसों की औसत गतिज ऊर्जा उसके परम ताप के समानुपाती होती है। तो इस तरह से हम काइनेटिक गैस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं, और काइनेटिक गैस इक्वेशन के माध्यम से, या काइनेटिक गैस इक्वेशन से हम गैस नियमों की व्युत्पत्ति भी कर सकते हैं। थैंक यू।